ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन में छूट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने के बाद यूपी के 56 जिलों में आज से शर्तों के साथ राहत दी जा रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक लखनऊ में अभी कोई भी दफ्तर नहीं खुलेगा, फिर चाहे वो राज्य सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के दफ्तर हों। इसके अलावा निजी क्षेत्र के किसी भी संस्थान को कोई छूट नहीं दी गई है। लखनऊ में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन का पहले की तरह से ही सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक मरीज ने नीचे कूदने की कोशिश की। मरीज वहां के वार्ड में भर्ती था और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। इसके बाद दमकल विभाग को खबर की गई। दमकल कर्मियों के आने के बाद वो मरीज धमकी देने लगा, उसे कोरोना है और अगर कोई उसके नजदीक आएगा तो वो अपना हाथ काट लेगा। हालांकि बाद में किसी तरह दमकल विभाग के कर्मचारियों ने उसे तीसरी मंजिल से नीचे उतार दिया। अरे पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने अलग तरीके से सजा दी। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नेपाल पुलिस ने लोहे की रॉड के साथ लोगों को जकड़ने वाला एक डिवाइस बनाया और काठमांडू की सड़कों पर जो कोई भी बिना किसी जरूरी काम के घूमता दिखा उसे जकड़कर कुछ दूरी तक ले जाया गया। लॉकडाउन तोड़ने वाले एक आदमी को पहले हाथ खड़े करने को कहा गया और फिर उसके पीछे खड़े पुलिस वाले ने डिवाइस की मदद से उसे जकड़ लिया। फिर तेज सायरन के साथ उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस तरीके से पुलिस ने एक नहीं बल्कि कई लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर सजा दी और कुछ लोगों को समझाकर छोड़ भी दिया। काठमांडू की सड़कों पर ज्यादा भीड़ तो नजर नहीं आई, लेकिन जो भी गाड़ी वहां से गुजरी उसे पूरी पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया गया। साथ ही पुलिस ने इलाके के लोगों से भी अपने घरों में ही रहने की अपील की। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पीएम मोदी ने देश के सभी लोगों को बधाई दी और ट्वीट किया और लिखा कि संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मकता दिख रही है, उनकी सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। भविष्य में भी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चले, हमें ये सुनिश्चित करना है। संकट की घड़ी में इस योगदान के लिए सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र हैं। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरे से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। मजदूरों के पलायन को लेकर एक बड़ी चिंता अब दूर हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो मजदूर जिस राज्य में फंसा है उसे वहीं रोजगार दिया जाए। कोशिश की जाए कि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में ना जा पाए। इसके अलावा भी अलग अलग राज्य सरकारें जो है वो लॉकडाउन को लेकर नियम भी बनाए। लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है मजदूरों के सामने। मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और रोजगार का संकट है। अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल जो भी मजदूर जिस भी राज्य में हैं वहीं रहेंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मजदूरों को रोजगार देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। ये तो हुई मजदूरों की बात। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को जो दिशा निर्देश दिए हैं उन पर फैसला लेने में राज्य सरकारों का भी अहम रोल है। राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में हालात की समीक्षा के बाद ये तय किया है कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए। सबसे पहले जानते हैं यूपी में मजदूरों और किसानों को क्या-क्या राहत मिलने वाली है। किसानों को फसल काटने की छूट होगी।
खेती मशीनरी की दुकानें खुली रहेंगी। खेती मशीनरी की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। बीज, खाद, पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी। किसानों की फसल खरीदने वाली संस्थाएं खुली रहेंगी। कटाई, बुआई में काम आने वाली मशीनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। मछुआरों की मछली पकड़ने पर रोक नहीं होगी। पोल्ट्री फार्म, पशुपालन फार्मिंग जारी रहेगी। मनरेगा के तहत कामों को भी अनुमति दी गई है। पेपर, टायर, चीनी मिलें चलाई जाएंगी। हालांकि हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान सरकारें पीएम के उस निर्देश पर भी काम कर रही हैं, जिसमें पीएम ने कहा था कि जान भी जहान भी। लिहाजा लॉकडाउन को जारी रखते हुए सरकार सूबे में कुछ शर्तों के साथ कारोबार खोलने की इजाजत दे रही है, ताकि लोगों की जान भी बची रहे और जहान भी। जिन सेवाओं में छूट दी गई है वो अति आवश्यक सेवाएं हैं, और लेकिन फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग नीति का और जो लॉकडाउन के अन्य नियम है, किसी को हम छुआछूत की बीमारी है, महामारी है, इसे जो भी नियम है उनको हम पालन करके ही करेंगे। कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हालात पर एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं और अभी इस बात पर विचार चल रहा है कि किन इलाकों में कौन कौन सी छूट दी जाए। फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। दिल्ली के बाद जानिए कि पंजाब में क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। पंजाब सरकार कोई विशेष छूट नहीं दे रही है। इमरजेंसी सेवाएं पहले की ही तरह खुली रहेंगी। लोगों को जरूरी सामान पहले की ही तरह मिलता रहेगा। किसानों को भी पहले की तरह फसल काटने की इजाजत होगी। दिल्ली और पंजाब से सटे राज्य हरियाणा में सरकार ने नई रियायतें देने की तैयारी पूरी कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ढाबे चलाने की छूट, प्राइवेट अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी चालू की जाएगी। उद्योगों से जुड़े ट्रांसपोर्ट के लिए ई पास का सिस्टम बनाया जाएगा। खेती किसानी का काम जारी रहेगा। किसानों के काम आने वाली मशीनरी और उसकी मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का हाल जान लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने आर्थिक गतिविधियों को चलाए रखने की भी चुनौती है। इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे प्लानिंग में लगे हैं। मग आपण थोडे झोन केलेले आहेत, रेड झोन, ऑरेंज झोन, ग्रीन झोन. तर ह्या खास करून ग्रीन झोनमध्ये आणि ऑरेंज झोनमध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत. याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत. आजपर्यंत आपण काय करत होतो, फक्त आणि फक्त जीवनावश्यक वस्तूंच्या उद्योगांना आणि त्याच्या मालवाहतुकीला परवानगी देत होतो. महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी सरकार ने कुछ रियायतें देने का ऐलान किया है। मनरेगा के तहत गांवों में मजदूरों को काम मिलेगा। नगर निगम, नगर पालिका इलाकों के बाहर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुछ उद्योग शर्तों के साथ चालू करने की इजाजत होगी। हाईवे पर होटल, ढाबा, गैराज शुरू करने की इजाजत दी गई। हालांकि होटल, ढाबे पर नजदीक के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। नई रियायतों में सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। गुजरात के बाद राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में भी बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए, लेकिन सरकार ने कुछ क्षेत्रों में छूट देने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार ने 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए। रेड जोन में राजस्थान के 14 जिले आते हैं। इन 14 जिलों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बाजार में ऑड इवन सिस्टम से 50-50% दुकानें खुलेंगी। दूसरी जोन यानी ऑरेंज जोन में राजस्थान के 11 जिले आते हैं। ऑरेंज जोन के हॉटस्पॉट छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन करना जरूरी होगा। अब आता है ग्रीन जोन। इस श्रेणी में राजस्थान के 8 जिले आते हैं। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। इन जिलों में सभी तरह की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मंडियां, खदान,
पर्यटन स्थल समेत सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। छूट वाले इलाकों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। जो इस महामारी के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो WHO की एडवाइजरी है, उसका पालन करते हुए ही ये छूट रहेगी। अगर इस छूट का कोई उल्लंघन एडवाइजरी का करते हुए और इस छूट का दुरुपयोग करेगा तो हम उस छूट को वापस भी ले लेंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर देश के कई राज्य रियायतें देने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अगर इस छूट के दौरान नियमों की अनदेखी की गई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो फिर पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई सख्त कर दी है। पुलिस को शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों से बाहर निकलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस के जवान इन इलाकों में पहुंचे और सड़क पर घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती। कुछ लड़के मैदान में खेलते हुए मिले, जिन पर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। साथ ही गलियों में घूम रहे लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें पीटते हुए दिखाई दिए। एक सड़क पर तो पुलिस को देखते ही लोग भागने लगे। पुलिस वालों ने भी इन लोगों को दौड़ा दिया और जो भी हाथ लगा उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के भागने के बाद पुलिस वालों ने सभी को घरों से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अगर दिखाई देगा मिल गए तो हम उनको इतनी पिटाई करेंगे कि फिर वो जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे, और जुर्माना इतना भरेंगे कि घर द्वार सब बिक जाएगा। शहर के एक दूसरे इलाके में रात के समय पार्क में घूम रहे लोगों को भी पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे इन लोगों को सबक सिखाने के लिए पार्क के अंदर ही पिटाई कर दी। आज से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन से शर्तों के साथ छूट दी जा रही है और इसके साथ ही आज से देश भर में टोल टैक्स की वसूली भी फिर से शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन घोषित होने के बाद सरकार ने देश भर में टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी थी ताकि जरूरी सामान की ढुलाई में तेजी लाई जा सके। भले ही चीन दुनिया को दिखा रहा हो कि वो कोरोना संकट से उबर चुका है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीन कोरोना वायरस के कारण ऐतिहासिक मंदी का सामना कर रहा है। जनवरी से मार्च के 3 महीनों में चीन की जीडीपी करीब 7% कम हो गई, यानी जीडीपी विकास दर माइनस में चली गई। चीन ने 1992 में अपनी जीडीपी के आंकड़े जारी करने शुरू किए थे। तब से अब तक चीन में कभी भी ऐसी मंदी नहीं आई। इस गिरावट की वजह कोरोना संकट को ही माना जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि दिसंबर में हुई और जनवरी से ही कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो गई। चीन की बड़ी चिंता यह है कि अगली तिमाही यानी अप्रैल से जून के महीनों में भी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म समेत कई बड़े उद्योगों को पटरी पर आने में अभी और वक्त लग सकता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आज से लॉकडाउन में छूट की तैयारी की है, जिसके तहत हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी जिला उपायुक्त को प्रभावी योजना तैयार करने के लिए कहा, जिसके तहत सभी सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे और ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी अफसरों को बुलाने के साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी के 30% कर्मचारियों को रोस्टर सिस्टम के तहत बुलाया जाएगा। लेकिन इन बीच धारा 144 लागू रहेगी। बैंक, कुरियर, पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस सेक्टर खुले रहेंगे। कृषि और उससे जुड़े उद्योग और कृषि यंत्रों की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। ढाबा, सामान्य सेवा केंद्र, मछली पालन, सिंचाई, खनन और निजी अस्पतालों में ओपीडी का काम शुरू किया जाएगा। उद्योगों जबकि स्कूल, कॉलेज, जिम, सैलून, स्पा, मॉल और रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर दूसरी सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में एक भी कोरोना का नया मरीज न मिलने पर कोरोना से जंग में लगे डॉक्टर, पुलिसकर्मी और जनता को बधाई दी। प्रमोद सावंत के मुताबिक 3 अप्रैल के बाद से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। हालांकि प्रमोद सावंत ने 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने की जनता से अपील की है। गोवा में 0 केसेस कोविड के आफ्टर द 3 अप्रैल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिली है और लास्ट पेशेंट जो था वो आज नेगेटिव आ गया है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम कि जिन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया।
आज से कुछ दफ्तर खोले जा सकेंगे, लेकिन जिन दफ्तरों को सरकार ने काम करने की इजाजत दी है वहां भी कई शर्तें लागू होंगी। यानी अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आपके ऑफिस का माहौल पहले जैसा नहीं होगा। सरकारी नियमों के मुताबिक ऑफिस में काम करने का तरीका बदल जाएगा। बीते करीब 1 महीने से शहर सुनसान पड़े हैं, सड़कें खाली हैं, दफ्तर बंद पड़े हैं। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से ये सूरत बदलने वाली है। 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय उन इलाकों में दफ्तरों को खोलने की इजाजत देगा जहां कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कुछ खास नियम तैयार किए हैं। कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए कंपनियों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। जिस जिले में कंपनियां और दफ्तर खोले जाएंगे वहां के जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे कि कंपनियां गृह मंत्रालय के नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। करीब महीने भर बाद अगर आपको दफ्तर जाने का मौका मिले तो आपका ऑफिस पूरी तरह बदला हुआ होगा। क्या है गृह मंत्रालय के नियम, ये जान लीजिए। गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश है कि दफ्तर में दाखिल होने से पहले रोजाना हर कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। हर कर्मचारी को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। दफ्तर में काम करते हुए 2 कर्मचारी के बीच 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है। किसी भी मीटिंग में 10 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, यानी 10 से कम लोग ही एक मीटिंग में एक साथ बैठ सकते हैं। और एक शिफ्ट में अलग अलग वक्त पर लंच टाइम रखे जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक साथ काफ़ी लोग हैं वो हमें अवॉइड करना है। तो चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे आपका कॉन्फ्रेंस टाइम हो, कम लोग होने चाहिए और स्पेस आउट करना चाहिए। अब जब लंच करना है तो बैचेस में आके लंच करें, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय ने कंपनियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं जिन्हें दफ्तर खोलने पर लागू करना जरूरी होगा। जैसे एक कंपनी के कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। हर कंपनी को 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का अंतर रखना होगा। 2 शिफ्ट के कर्मचारी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और आईटी कंपनियों को 50% स्टाफ से काम लेना होगा। 50% एम्प्लॉयज़ को वापस लाया जाए तो शिफ्ट्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयज़ का रोटेशन ज़्यादा होगा, एक टाइम पे कम एम्प्लॉयज़ हों, इकट्ठे ना बैठें, कॉन्फ्रेंस इतनी वर्चुअल हो कर सकें। तो ये तो मेरे ख्याल आगे वे ऑफ लाइफ ऐसा ही होगा। गृह मंत्रालय ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कर्मचारियों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। बारीक से बारीक चीज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जैसे कर्मचारियों को लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। अगर लिफ्ट यूज भी की जाती है तो उसमें एक साथ 2 से 4 लोग ही होंगे। लिफ्ट में लोगों की गिनती इस आधार पर तय की जाएगी कि लिफ्ट में एक साथ कितने लोगों की जगह है। देखिए, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, लिफ्ट ही इस्तेमाल करनी है, तो लिफ्ट में अगर आप देखें तो उल्टा खड़ा होना है, फेसिंग द वॉल्स, उसमें भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और एक तो ये बहुत ही अच्छा फिटनेस का तरीका है कि आप लिफ्ट ना इस्तेमाल करके स्टेयर्स यूज़ करें। अगर लिफ्ट करते भी तो कम लोग इस्तेमाल करें और अपना मुंह को दोनों अलग तरफ से बैक टू बैक रखें, ना कि फेस टू फेस। जिन कंपनियों के दफ्तर 20 अप्रैल से खुलेंगे उनमें इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस जिले का जिलाधिकारी कंपनी अधिकारियों को सजा सुना सकता है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में बीजेपी ने गरीब और जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने के लिए कॉल सेंटर बनाया है और इस सेंटर में उन लोगों की पहचान की जाती है जिन्हें खाने और जरूरत के दूसरे सामान चाहिए होते हैं और फिर उनके पास खाना और सामान पहुंचाया जाता है। लॉकडाउन 2 को सफल बनाने के लिए और माइग्रेंट मजदूरों तक खाना या खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कॉल सेंटर शुरू किया है। यहां पर तस्वीर आप देखिए, यहां पर कॉल सेंटर में बैठे व्यक्ति दिन भर फोन करके ये पता लगाते हैं कि जरूरतमंदों तक जिन्होंने हेल्पलाइन के जरिए यहां पर फोन किया है उन तक खाद्य सामग्री या फूड पैकेट्स पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं और बाकायदा इसको मेंटेन किया जाता है और आधार के जरिए और तमाम सारे दूसरी चीज़ों के जरिए मेंटेन किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि सही व्यक्ति तक सारी चीज़ें पहुंची हैं या नहीं पहुंची है। इसके लिए बाकायदा यहाँ पे कॉल सेंटर के जरिए सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। इटली के नपोली शहर में कोरोना वायरस की वजह से अब सर्कस वालों के सामने उनके जानवरों को खाना खिलाने की समस्या पैदा हो गई।
इटली में कोरोना की वजह से अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,69,000 लोग इस महामारी की चपेट में हैं। जिसके बाद ऑर्फेज सर्कस के कर्मचारियों के अलावा वहां के 94 जानवरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। हालात बिगड़ते देख कुछ संस्थाएं सर्कस की मदद करने के लिए आगे आईं और उन्होंने जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। किसानों से फल और सब्जियां लाकर सर्कस के लोगों को दी गईं, जिससे कि वो जानवरों का पेट भर सकें। È abbastanza grave perché non sappiamo quando potremo ripartire e lavorare con le nostre forze. इन संस्थाओं ने सर्कस के कर्मचारियों के लिए भी खाने पीने का सामान मुहैया करवाया, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका काम रुक गया है और सर्कस की कमाई पूरी तरह ठप हो गई। यहाँ तक कि अब उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा। 6, 7, 8 mila euro alla settimana quando c'è gli spettacoli con gli artisti. दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ कोरोना से 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तुगलकाबाद में पहले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिनमें एक किराना दुकान में काम करता था। इसके बाद वहाँ की गली नंबर 26 और 27 में 94 लोगों की जांच की गई, जिसमें कुल 38 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद गली नंबर 26 और 27 को सील कर दिया गया है। कर्नाटक के होवेरी में एक मस्जिद में नमाज के लिए जुटे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती। आरोप है कि इन सभी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को मस्जिद से निकालकर उनकी पिटाई की। कुछ पुलिस वाले मस्जिद के दरवाजे के बाहर डंडे लेकर लाइन में खड़े हो गए और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। इसके बाद एक एक कर लोग बाहर आते गए और पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी शामिल थे। इससे पहले पुलिस वालों ने मस्जिद के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करते नजर आए। ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಿಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಅವರು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ। महाराष्ट्र सरकार ने आज से कुछ जिलों में लॉकडाउन से राहत देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक ये छूट ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ही लागू होगी, जबकि रेड जोन में पहले की तरह पूरी पाबंदी होगी। केंद्र सरकार की इजाजत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने होलसेल की मिठाई की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन इन दुकानों में बैठने की जगह नहीं होगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट को भी छूट दी गई है। सब्जी सप्लाई करने, खेती से जुड़े सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ साथ कॉल सेंटर्स और आईटी सेक्टर को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दी गई। हालांकि ये राहत मुंबई और पुणे जैसे रेड जोन में लागू नहीं होगी। एसओपी में ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। लोगों की जिन कारखाने जो चालू होने वाले, जो फैक्ट्री चालू होगी, वहीं पे लोगों के रहने की अरेंजमेंट वे पहले करें। अगर वे नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह पर करें। देश के कई राज्य आज से लॉकडाउन से कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए तेलंगाना की केसीआर सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत मकान मालिकों को अप्रैल से मई तक 3 महीने तक किराएदारों से किराया न मांगने का आदेश दिया गया। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती इस महीने भी जारी रहेगी, जबकि पेंशन पाने वाले लोगों को सिर्फ 75% ही पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस न बढ़ाने और हर महीने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया। इसके अलावा घर तक खाना पहुंचाने वाले जोमेटो और स्विगी पर भी रोक लगा दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए थाईलैंड सिक्कों और नोटों को भी सैनिटाइज कर रहा है। इसके लिए वहां बाजार में इस वक्त जो सिक्के और नोट चलन में हैं, उन्हें वापस लिया जा रहा है और उनकी जगह करोड़ों नए सिक्के जारी किए जा रहे हैं। सिक्कों और नोटों को सैनिटाइज करने के लिए सरकारी खजाने में खास इंतजाम किया गया है, जहां उन्हें 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में यूवी लाइट के बीच रखा जाता है ताकि उन पर मौजूद वायरस मर जाए। इससे पहले थाईलैंड के वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सिक्कों पर वायरस 5 से 7 दिनों तक रह सकता है और नोटों पर उसके जिंदा रहने की सीमा और भी बढ़ जाती। इसलिए थाईलैंड की सरकार ने नोटों और सिक्कों को भी सैनिटाइज करने का फैसला लिया। We're concerned with public safety, so we feel that we have to take all precautionary measures. लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से भुवनेश्वर तक साइकिल चलाकर एक आदमी अपने घर पहुंचा, जिसके बाद ओडिशा पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेज दिया। महेश जेना नाम का एक आदमी मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद
उसने अपने घर भुवनेश्वर के जाजपुर जाने के लिए साइकिल से यात्रा की और किसी तरह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके वायरल होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेज दिया। देश में कोरोना से जंग के खिलाफ कई पुलिसकर्मी मुश्किल हालातों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी दीपक देसाई नाम के पुलिसकर्मी लॉकडाउन में ड्यूटी की वजह से अपने घर पर जन्मे बेटे को नहीं देखने जा पाए और वीडियो कॉल के जरिए ही अपने बच्चे को देखते हैं। जबकि पारुलबेन सोलंकी 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। पारुल को छुट्टी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ड्यूटी को अहमियत दी। लोगों को खाने पीने के सामान पहुंचाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री खुद सामान की पैक करने में जुट गए। लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद लोगों के पास खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला के एक सेंटर पर पहुंचे और लोगों को बांटे जाने वाले सामान की पैकिंग में जुट गए। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को 1 हफ्ते का सामान पैक करके दिया जाता है ताकि उनको परेशानी ना हो। और इसमें हम 5 किलो आटा देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं, नमक देते हैं, घी देते हैं, तेल देते हैं। सामान के पैकेट बनवाने के बाद खुद गृह मंत्री ने इसे एक ट्रक में चढ़ाने में भी मदद की। वहां काम कर रहे सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा, जबकि सभी के चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के तिलक नगर और तिलक विहार में कोरोना से जुड़े 27 नए मामले सामने आए। इसके बाद तिलक विहार पुलिस चौकी के 17 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। इस इलाके में कम्युनिटी टेस्टिंग की गई, जिसके बाद ये मामले सामने आए। तिलक विहार पुलिस चौकी का एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। 1 किलोमीटर के इस दायरे में करीब 10,000 की आबादी रहती है और अब इन दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसके साथ ही हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राजस्थान में कोरोना अब 26 जिलों में फैल गया है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कोरोना के 127 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहां पर अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई है, जबकि 22 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी जयपुर है, जहां पर कुल 535 कोरोना के मरीज हैं। इसके अलावा जोधपुर में भी कोरोना के 288 मरीज हैं, जिनमें 60 ऐसे मरीज हैं जो ईरान से लौटे थे। कोरोना वायरस की दवा भले ही अब तक न खोजी गई हो, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े लोगों के मुताबिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय पहले ही कुछ नुस्खे बता चुका है, जिनका इस्तेमाल न केवल आसान है बल्कि उसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यूं तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए यहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे में संस्थान की कई टीमें इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे अपने आप को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे नुस्खों में हल्दी के इस्तेमाल को आयुष मंत्रालय ने भी अहम बताया है। दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करना इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। गोल्डन वाटर का मतलब है गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना। ऐसे पानी से गरारे करना आयुर्वेद में फायदेमंद बताया गया है। इसी तरह दूध में हल्दी डालकर दिन में 2 बार पीने से भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सकता है। इनमें काढ़ा पीना सबसे अहम है। तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ या अदरक और मुनक्के को पानी में डालकर उबालने से काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़े को दिन में चाय की तरह पिया जा सकता है। दालचीनी एंटीवायरल है, ये भी बुखार कम करती है। काली मिर्च से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता और काली मुनक्का से भी खांसी, ज़्यादातर जैसे कोरोना में सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में इससे ज़्यादा आराम मिलता है। संस्थान में रोजाना हवन भी किया जाता है। इस हवन का ताल्लुक भी वायरस से मुकाबले से ही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आम और नीम की लकड़ियां जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को शुद्ध करता है। कोरोना से लड़ने की दवा तो हालांकि हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने का सामना करने के लिए हम अपने शरीर को घर बैठे उतना मजबूत बना सकते हैं। आयुष मंत्रालय के बताए इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल में लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि 1 हफ्ते बाद
हालात की समीक्षा की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सभी 11 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन के बीच राशन बांटने में राजनीतिक भेदभाव करने का मामला सामने आया। आरोप है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र विधोड़ी ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने वाली एक महिला को राशन न देने की वकालत की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है? बताओ क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ दो। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक सफाई देने सामने भी आए। मैं तो ये बोला कि दिए जलाने अच्छे हैं कि पेट भरने वाले अच्छे हैं। तो कांग्रेस की सरकार, हम लोग तो पेट भरने वाले हैं, हम दिए जलाने वाले नहीं हैं। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कार्रवाई की मांग की। इस प्रकार गरीबों के बीच में भेदभाव का और डिस्क्रिमिनेशन के एटीट्यूड के साथ राशन बांटना, ये बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। मुंबई के पास पालघर में पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 9 लोग नाबालिग हैं। कोर्ट ने 101 लोगों को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जबकि 9 नाबालिग को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। 17 मार्च को हुई इस घटना में भीड़ ने चोर समझकर 2 साधु और एक ड्राइवर को पुलिस के सामने ही पीट कर मार डाला। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं, तो अब जांच भी हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, दरअसल इन लोगों ने अब चोर समझकर लोगों की पिटाई की थी। मुंबई के पास पालघर में दरअसल पीट कर हत्या हुई थी। अब 110 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनमें 9 लोग जो हैं वो नाबालिग हैं। कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। गाँव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए, या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला होने के बाद में 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। पालघर में हुई पीट कर हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है, और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। सिंगापुर में दवाओं का छिड़काव करने के लिए रोबोट की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 5000 से भी ज्यादा है। ऐसे में वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खास रोबोट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक स्टोर में दवा का छिड़काव करता नजर आया। इस रोबोट ने वहां रखी कुर्सियों और मेजों को भी अच्छी तरह से सैनिटाइज किया। बताया गया कि लैपटॉप से कंट्रोल होने वाले इस रोबोट में खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये दवा छिड़कने वाली दूसरी मशीनों से कहीं ज्यादा कारगर है। इस रोबोट में एक बार में 10 लीटर तक दवा भरी जा सकती है और ये एक बार में काफी बड़े इलाके को सैनिटाइज कर सकता है। ट्रायल में कामयाब होने के बाद वहां सैनिटाइजेशन के लिए ऐसे कई रोबोट तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस लीक होने के बाद दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि अचानक से कोल्ड स्टोरेज से आग की लपटों के साथ गैस लीक होने लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस इलाके को सील कर दिया है और लोगों को कोल्ड स्टोरेज से 1 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि हादसा गैस भरने के समय हुआ। गैस लीक होने की वजह से 2 महिलाओं के बीमार होने की भी खबर है। पंजाब के पठानकोट में राशन बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पठानकोट के वार्ड नंबर 37 में निगम की तरफ से लोगों को राशन बांटा गया। राशन से भरी ट्रॉली जैसे ही कॉलोनी में पहुंची, लोगों की भीड़ दिखी। प्रशासन और पुलिस की तरफ से यहां पर राशन बांटने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। पठानकोट में कोरोना के अब तक 24 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर कोई ध्यान नहीं रखा गया। बिहार के मधेपुरा में एक पेड़ से टपक रहे पानी को पीने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पानी को पीने के बाद कोरोना वायरस से बचने की अफवाह के बाद वहां भारी संख्या में लोग जुट गए, जबकि इलाके के वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद लोग पेड़ से टपक रहे पानी को पीने के लिए टूट पड़े। इस पेड़ के एक हिस्से में नमी दिखाई दी, जिससे बूंद बूंद पानी टपकता दिखा और कुछ महिलाएं इस पानी को पीने के लिए हाथ फैलाए नजर आईं। पानी पीने वालों की कतार में कुछ बच्चे और नौजवान भी दिखे। लोगों ने दावा किया कि इस पेड़ से निकलने वाले पानी को पीने से कोरोना से होने वाली बीमारी दूर हो जाती है। गाछ के बारे में पानी से जितना भी कोरोना बीमारी वाला आदमी है से सब ठीक है। ये खबर प्रशासन तक भी पहुंची, जिसके बाद कुछ अधिकारी इलाके के वैज्ञानिकों के साथ घटना वाली जगह पहुंचे और इसकी जांच की। ये देखिए स्पष्ट में सैकड़ों कीड़ा प्रत्येक टहनी में चीरने के बाद स्पष्ट पता चल रहा है, जो कि अंदर अंदर इसको खा रहा है और सड़ा करके जो पानी गिर रहा है उसी को लोग समझ रहे हैं कि ये बढ़िया। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि पेड़ में कीड़े लगने की वजह से इससे टपकने वाला पानी जहरीला भी हो सकता है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव का अपने ही किचन में पूड़ियां बनाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस वीडियो में स्वतंत्र देव अपने घर में ही पूड़ियां तलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वीडियो में स्वतंत्र देव साथ ही ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये खाना वो गरीब लोगों में बांटने के लिए बना रहे हैं। खाना बनाने के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष खुद ही इस खाने को अलग अलग डिब्बों में पैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे बाद में गरीब लोगों को बांटा गया। कोरोना के कारण लक्ष्मण रेखा कि बाहर निकलना नहीं है, इसलिए मैं सोचा अपने हाथ से पूरी बनाकर उस मजदूरों के लिए, ऐसे असहाय के लोगों के लिए भोजन में उनका स्वयं तैयार करूंगा। दिल्ली आईआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन कुमार ने कवच नाम से एक ऐसा मास्क बनाने का दावा किया जो न सिर्फ N95 मास्क की तरह काम करता है बल्कि कीमत में उससे कहीं सस्ता है। प्रोफेसर विपिन कुमार के मुताबिक इस मास्क को बनाने में माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल किया गया और साथ ही इसका डिजाइन इस तरह का है कि पहनने में आरामदायक है। खास बात यह है कि N95 मास्क के मुकाबले इसकी कीमत सिर्फ 45 रुपए है और कोरोना का संक्रमण रोकने में यह मास्क कारगर भी है। एक ऐसा सॉल्यूशन सोसाइटी को देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित रह सके, और सुरक्षित रहने का मतलब ये है कि जब वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे तो कम लोग हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तो हमारे जो फ्रंट लाइनर डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ्स हैं, इन पे बर्डन कम आएगा, हमारे गवर्नमेंट्स पे बर्डन कम आएगा। तो इन सब को रखते हुए हमने कवच को लॉन्च किया है। विमानवाहक पोत में तैनात जवानों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे जंगी जहाज को सैनिटाइज किया गया और अब तक इस विमानवाहक पोत में तैनात 670 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद इस विमानवाहक पोत को पूरी तरह सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। इस काम के लिए कई टीमें तैनात की गईं, जिन्होंने खास तरह की ड्रेस पहनकर पूरे जंगी जहाज में दवा का छिड़काव किया। इससे पहले कोरोना वायरस के मरीज सामने आने के बाद विमानवाहक पोत के सभी अभियान रोक दिए गए और उसे वापस बंदरगाह पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद उसमें सवार सभी जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया। परमाणु ताकत से लैस ये जंगी जहाज फ्रांस की नौसेना की रीढ़ माना जाता है, जिसमें उसके सबसे ताकतवर राफेल लड़ाकू विमान भी तैनात हैं।
दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस ने अवैध शराब की 25 पेटियां बरामद की और ये पेटियां एक स्कूटर रिक्शा में छिपाकर ले जाई जा रही थीं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। लॉकडाउन की वजह से अवैध शराब के कारोबार में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। तो 25 पेटियां ये जब्त की गई हैं दिल्ली में शराब की। हालांकि आपको बता दें लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में बताया गया, जानकारी पुलिस को मिली कि ये दरअसल स्कूटर रिक्शे में छिपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन की वजह से अवैध शराब के कारोबार में इजाफा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी। जगह जगह चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद कई खुलासे हो रहे हैं। कई जगहों पर सैनिटाइजर को भी लोगों को दिया जा रहा है, ये कहकर कि इसमें 70% अल्कोहल है, लेकिन ये बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है।